साल 2010 उत्तरी चिली का अटाकामा रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में गिने जाने वाले इस इलाके में वैज्ञानिक एक ऐसे स्थान की खुदाई कर रहे थे जहां कई क्षेत्रों में सदियों से लगभग कोई बारिश नहीं हुई थी। जमीन पर नमक की मोटी परत थी, हवा में नमी नाम की चीज नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ पत्थर और रेत दिखाई दे रही थी। लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें ऐसी चीज मिली जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। सूखी धरती के नीचे प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म और हड्डियां दबी थीं। कुछ कंकाल इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई एक बस जितनी थी। वहां व्हेल थीं, सैकड़ों व्हेल के जीवाश्म, ऐसे इलाके में जहां आज समुद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यह किसी प्राकृतिक आपदा जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक पुराना समुद्र तट नहीं था। पूरा सहारा और उत्तरी अफ्रीका कभी बिल्कुल अलग दिखते थे। आज जहां दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान फैला है, वहां कभी नदियां बहती थीं, झीलें थीं, दलदल थे और ऐसे जानवर घूमते थे जिनकी कल्पना आज उस इलाके में करना भी मुश्किल है। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस कहानी के सबूत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के बहुत नीचे छिपे हुए थे। करीब 1 करोड़ से लेकर कुछ लाख साल पहले तक उत्तरी अफ्रीका आज जैसा सूखा नहीं था। उस समय सहारा रेगिस्तान की जगह हरे भरे मैदान, झीलें और विशाल नदियां थीं। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों, रडार मैपिंग और भूवैज्ञानिक अध्ययनों की मदद से रेत के नीचे दबे कई प्राचीन नदी मार्गों के सबूत खोजे हैं। इनमें से कुछ नदियां इतनी बड़ी थीं कि वे आज की नील नदी से भी कहीं अधिक विशाल जल प्रणालियों का हिस्सा थीं। ये नदियां हजारों किलोमीटर लंबी थीं और पश्चिम अफ्रीका से लेकर भूमध्य सागर तक पानी ले जाती थीं। आज वे पूरी तरह गायब हैं, लेकिन उनकी आकृति अभी जमीन के नीचे मौजूद है। 2007 में सैटेलाइट रडार स्टडीज के दौरान वैज्ञानिकों ने सहारा के नीचे ऐसी संरचनाएं देखी जो सामान्य रेत जैसी नहीं थी। आगे की जांच में पता चला कि वह प्राचीन नदी घाटियों का नेटवर्क था। कुछ जगहों पर तो नदी की चौड़ाई कई किलोमीटर थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि हजारों साल पहले सहारा में नियमित बारिश होती थी और यहाँ स्थायी जल स्रोत मौजूद थे। उस समय इस क्षेत्र में मगरमच्छ, हिप्पो, हाथी और बड़े शाकाहारी जानवर रहते थे। चट्टानों पर बनी प्राचीन चित्रकारी आज भी इंसानों, मछलियों और तैरते जानवरों को दिखाती है। यह वही जगह है जहां आज दिन में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। लेकिन सहारा की कहानी केवल हरियाली और रेगिस्तान की नहीं है। यह पृथ्वी के इतिहास में हुए बड़े जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है। करीब 60 लाख साल पहले अफ्रीका और यूरोप की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही थीं। इसके कारण भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों में बदलाव आने लगे। इसी दौरान एक असाधारण घटना घटी जिसे वैज्ञानिक मैसनियन सैलिनिटी क्राइसिस कहते हैं। इस घटना में भूमध्य सागर का अटलांटिक महासागर से संपर्क काफी हद तक टूट गया। नई जल आपूर्ति रुकने के बाद तेज वाष्पीकरण के कारण समुद्र का जलस्तर लगातार गिरता गया। लाखों वर्षों के दौरान इसका बड़ा हिस्सा सूख गया और समुद्र की तलहटी पर मोटी नमक की परतें जमने लगी। एक समय ऐसा आया जब भूमध्य सागर का बड़ा हिस्सा सूखकर विशाल नमक के मैदान में बदल गया और वहां गहरी घाटियां बन गई। उस समय अफ्रीका और यूरोप के बीच अस्थायी भूमि मार्ग बन गए थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी दौरान कुछ समुद्री जीव नए इलाकों में पहुंचे और कुछ स्थलीय जीवों के माइग्रेशन रूट्स बदल गए। इसी लंबी इवोल्यूशनरी जर्नी के दौरान उन जीवों की कहानी शुरू हुई जिन्हें आज हम व्हेल के रूप में जानते हैं। व्हेल हमेशा समुद्र में रहने वाले जीव नहीं थे, उनके पूर्वज जमीन पर चलते थे। पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में मिले जीवाश्मों ने यह साबित किया कि शुरुआती व्हेल 4 पैरों वाले स्तनधारी थे। पाकीसीटस नाम का जीव करीब 5 करोड़ साल पहले नदी किनारे और दलदली इलाकों में रहता था। उसके पैर थे, वह जमीन पर चल सकता था, लेकिन उसके कान और खोपड़ी में ऐसे बदलाव दिखाई देने लगे थे जो बाद में समुद्री जीवन के लिए जरूरी बने। इसके बाद एम्ब्यूलोसिटस जैसे जीव सामने आए जिन्हें वैज्ञानिक अक्सर वॉकिंग व्हेल कहते हैं। यह मगरमच्छ और ऊदबिलाव यानी ओटर के बीच के किसी जीव जैसा दिखता था। वह तैर भी सकता था और जमीन पर चल भी सकता था। उसके शरीर की संरचना यह दिखाती है कि इवोल्यूशन लाखों वर्षों में धीरे धीरे बड़े बायोलॉजिकल बदलाव ला सकता है। लाखों सालों में वही जीव पूरी तरह समुद्र के लिए एडप्टेड हो गए। उनके पैर फिलिपर्स में बदल गए, रीढ़ की संरचना बदली, नथुने सिर के ऊपर चले गए और अंत में आधुनिक व्हेल अस्तित्व में आई।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती व्हेल इवोल्यूशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फॉसिल्स आज के पाकिस्तान और भारत क्षेत्र में मिले हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका में भी प्राचीन समुद्री इकोसिस्टम्स के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है कि उस समय यह पूरा क्षेत्र पानी, दलदलों और नदी तंत्र से भरा हुआ था। यानी जहां आज रेत के तूफान चलते हैं, वहां कभी ऐसे जीव घूमते थे जो व्हेल इवोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन सहारा का परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। पृथ्वी की कक्षा और एक्सिस में होने वाले छोटे छोटे बदलावों ने धीरे धीरे अफ्रीकी मानसून को कमजोर करना शुरू किया। वैज्ञानिक इसे मिलानकोविच साइकिल से जोड़ते हैं। लगभग 6000 से 8000 साल पहले तक सहारा के कई हिस्से अपेक्षाकृत हरे भरे और नम थे। फिर बारिश कम होने लगी, झीलें सिकुड़ने लगीं, नदियां टूट गईं, इंसानी बस्तियां दक्षिण की ओर खिसकने लगीं और हजारों साल में एक पूरी इकोसिस्टम रेत के नीचे दब गई। आज भी उसके निशान दिखाई देते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज की सैटेलाइट इमेजेस में कई सूखी नदी घाटियां और बरीड रिवर चैनल्स दिखाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे विशाल एक्वीफर्स मौजूद हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स लाखों साल पुराने हैं। लीबिया, चाड और मिस्र के नीचे न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम मौजूद हैं, जैसे दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल वाटर रिजर्व्स में गिना जाता है। यह इतना विशाल है कि इसमें लाखों घन किलोमीटर फॉसिल ग्राउंड वाटर मौजूद माना जाता है। लेकिन यह पानी सामान्य रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर जैसा नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा उस समय का है जब सहारा हरा था, यानी यह बारिश से दोबारा तेजी से रिफिल नहीं हो रहा। आधुनिक पंपिंग सिस्टम्स इस एंशिएंट वाटर को तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। लीबिया की ग्रेट मैन मेड रिवर इसी फॉसिल वाटर पर निर्भर रही। हजारों पाइपलाइन रेगिस्तान के नीचे से पानी निकालकर शहरों तक पहुंचाती रही। यह इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे दुनिया की सबसे विशाल इरिगेशन सिस्टम्स में गिना गया। लेकिन वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे कि यह पानी रिन्यूएबल नहीं है। सहारा के नीचे छिपा यह हिडन ओशन वास्तव में समुद्र नहीं बल्कि लाखों साल पुराना ट्रैप्ड फ्रेश वाटर है। लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि कई वैज्ञानिक इसे अंडरग्राउंड ओशन जैसा डिस्क्राइब करते हैं। कुछ जगहों पर ड्रिलिंग के दौरान दबाव इतना अधिक मिला कि पानी खुद ऊपर फूटने लगा। रेगिस्तान के बीच अचानक पानी के स्रोत दिखाई देने लगे। इन्हीं स्रोतों के आसपास सदियों से ओएसिस सिविलाइजेशन जीवित रही। मगर पानी की यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं है। यह खोज केवल सहारा के अतीत को ही नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि पृथ्वी की जलवायु लाखों वर्षों में कैसे बदलती रही है। वैज्ञानिक सहारा की पुरानी मिट्टी, सेडिमेंट लेयर्स और फॉसिल रिकॉर्ड्स का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी का क्लाइमेट कितनी तेजी से बदल सकता है। क्योंकि सहारा का इतिहास दिखाता है कि एक हरा भरा क्षेत्र कुछ हजार सालों में दुनिया के सबसे कठोर रेगिस्तानों में बदल सकता है। वैज्ञानिकों ने समुद्री सेडिमेंट सैंपल्स में सहारा से उड़कर पहुंची धूल की परतों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि सहारा की रेत लाखों टन मात्रा में हर साल अटलांटिक पार करके अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंचती है। यही धूल अमेज़न की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देती है। यानी सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का हिस्सा है। अफ्रीका की धूल दक्षिण अमेरिका के जंगलों को जीवित रखने में मदद करती है। इसी तरह पुराने रिवर सिस्टम्स के अध्ययन से यह भी पता चला कि कभी सहारा से अटलांटिक की ओर विशाल फ्रेश वाटर फ्लो जाता था। कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस यह संकेत देते हैं कि एंशिएंट मेगा रिवर्स ने अटलांटिक और आसपास के मरीन इकोसिस्टम्स को प्रभावित किया होगा। यह वही इंटरकनेक्टेड अर्थ सिस्टम है जिसमें डेजर्ट, ओशन, फॉरेस्ट और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शायद यह है कि इंसान इतने लंबे समय तक इस हिडन वर्ल्ड को समझ ही नहीं पाया। हजारों साल तक लोगों ने सहारा को सिर्फ एक बंजर जगह माना, जबकि उसके नीचे लाखों साल की जियोलॉजिकल मेमोरी छिपी हुई थी। वॉकिंग व्हेल्स की इवोल्यूशन, खोई हुई नदियां, फॉसिल वाटर रिजर्वोयर्स, ड्राइड सीज और क्लाइमेट शिफ्ट्स, ये सब उसी जमीन में दबे हुए थे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उस बरीड हिस्ट्री को सामने ला रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सैटेलाइट इमेजिंग, आइसोटोप एनालिसिस और डीप ड्रिलिंग टेक्निक्स ने वैज्ञानिकों को यह देखने की क्षमता दी है कि रेत के नीचे क्या छिपा है। हर नई खोज यह साबित करती है कि पृथ्वी की सतह स्थायी नहीं है। महासागर रेगिस्तान बन सकते हैं, नदियां गायब हो सकती हैं और जिन जगहों को हम हमेशा से सूखा मानते हैं वे कभी जीवन से भरी दुनिया रही होंगी। सहारा की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है, क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम्स लगातार बदल रहे हैं।
कुछ वैज्ञानिक मॉडल दिखाते हैं कि आने वाले हजारों वर्षों में पृथ्वी के ऑर्बिटल साइकिल्स फिर बदलाव ला सकते हैं और सहारा के कुछ हिस्सों में दोबारा हरियाली लौट सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि रेगिस्तान अचानक जंगल बन जाएगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि पृथ्वी हमेशा डायनेमिक रही है। जब वैज्ञानिक आज सहारा की रेत के नीचे बरीड रिवर बेड्स को स्कैन करते हैं या व्हेल फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, तो वे सिर्फ पुराने जीवों की कहानी नहीं पढ़ रहे होते, वे यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पृथ्वी कितनी तेजी से बदल सकती है, इकोसिस्टम्स कैसे कोलैप्स होते हैं और जीवन हर नई परिस्थिति के अनुसार खुद को कैसे अडेप्ट करता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी पूरी तरह जियोलॉजिकल रूप से निष्क्रिय नहीं है। उसकी रेत के नीचे अब भी पानी बहने के निशान हैं, एंशिएंट लेक्स के अवशेष हैं, ऐसे जीवों के फॉसिल हैं जो कभी जमीन पर चलते थे और बाद में पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री जीव बने। और इन्हीं सब के बीच छिपा है एक विशाल जियोलॉजिकल आर्काइव जो हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रही है और भविष्य में भी बदलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।